अपना अपना माइक बंद कर लो। इसको जरूर ध्यान दिया करो कि माइक आपका बंद रहेगा और जब बोलना हो तब ऑन करना, बोल के फिर बंद कर देना। कल के टेस्ट में कुछ सवाल थे, हमें लग रहा है उनको बताना है, हालांकि फिर भी पूरे नंबर भी आए थे कुछ लोगों के। तो कल का जो पेपर था उसमें आप लोग कोई सवाल पूछना चाहेंगे क्या? भैया पूछना तो था लेकिन नंबर नहीं याद है, क्वेश्चन नंबर नहीं याद है भैया। पूछना तो था क्योंकि हमारे 11 सवाल गलत हो। तो जो सवाल 40 सही गलत हुए हुआ थे। करे उन सवालों को नोट कर लिया करो या तुरंत स्क्रीनशॉट मार दिया करो। ठीक भैया। 11 गलत हो गए थे भैया, 48 सही हुए। हाँ, गलत हो तो नंबर कम थे इसीलिए। हाँ, 48 माइनस सही हुए मार्किंग थी तो ना भैया। 48 सही हुए तो उसमें से 11 पहले घटाओ, तब नंबर मिले होंगे भैया हाँ भैया वही तो। सर 22 नंबर में आंसर गलत था। 22 नंबर में आंसर गलत था। हाँ गलत था, उसमें चा उच्चारण स्थान पूछ रहा था, तालु होना चाहिए था और हमने गलती से मूर्धा लगा दिया था। यस सर। 22 नंबर में तालु ही आंसर होगा। यस सर। तो भैया किया था लेकिन गलत उसमें आंसर गलत था उसमें 22 नंबर में। सर जी जी सर हमारा भी हुआ था महेंद्र सोनकर का, देखिए सर मतलब सबमिट हुआ नहीं हुआ था हमारा। सबमिट हो गया। तब सबमिट करोगे तो फिर सबमिट होगा। तो मतलब समझ नहीं आया, मतलब नंबर टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। टेस्ट दे रहे हो, सबमिट हो रहा है, तुम्हारे नंबर भी तो मालूम पड़ते होंगे, जैसे सबमिट करते होगे स्कोर आ जाता होगा। तो हम अपने हिसाब से कुछ सवाल आपको बता रहे हैं। उसके पहले जो स्वरों का वर्गीकरण हमने बताया था, स्वर, उसमें हमने ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त बताया है। स्वरों का जो वर्गीकरण मैंने बताया है, छोटा आ, क्योंकि इसका सवाल शायद अभी गलत होता होगा, एक चीज हम छूट गई है इसमें। ये 11 स्वर हमने बताए हैं। इसमें हमने आपको एक वर्गीकरण ये बताया है कि ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त होते हैं, जिसमें आ, ई, उ, री 4 ह्रस्व होते हैं, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ दीर्घ होता है और ए, ऐ, ओ, औ जो होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। उसके बाद हमने अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर भी बताया है। उसमें हमने बताया कि जो छोटा आ होता है ये मध्य स्वर होता है। ये अग्र, मध्य, पश्च का मतलब जिसमें जीभ का अगला भाग काम में लिया जाता है वो अग्र होते हैं। जीभ के मध्य भाग से अगर कुछ सहायता ली जाती तो मध्य होता है। जीभ के पिछले भाग अगर प्रभावित होता है तो वो पश्च स्वर होता है। तो छोटा आ जो होता है ये मध्य होता है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद हमने बताया था कि ये वाले ई और ए अग्र स्वर होते हैं और बाकी जितने बचे हैं सब पश्च स्वर होते हैं। एक और स्वरों का वर्गीकरण होता है समृत, अर्ध समृत, अभी लिखना नहीं, बता रहे हैं कैसे लिखना है, विवरित और अर्ध विवरित। ये 4 प्रकार के यही स्वर होते हैं, समृत, अर्ध समृत, विवरित और अर्ध विवरित। पहले समृत क्या है? स्वर जो होंगे आ से लेकर अ तक, इसी में कुछ समृत, कुछ अमृत होंगे, कुछ अर्ध विवरित होंगे, कुछ विवरित होंगे। इसमें एक शब्द होता है विवरित।
विपरीत स्वर, विपरीत का मतलब होता है फैलना, यानी जिसके उच्चारण में मुंह खूब फैल जाए, पूरा फैल जाए, उसको विपरीत कहेंगे। तो आप पूरे आ से लेकर अ, किसके उच्चारण में से ज्यादा मुंह फैलता है? शायद आ की, यानी बड़ा आ जो होता है वो विपरीत होता है, बड़ा आ ये विपरीत होता है, क्योंकि इसके उच्चारण में मुंह फैलता है। विपरीत का मतलब होता है फैलना। तो जिसके उच्चारण में मुंह पूरा फैल जाता है, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, तो वो आ होता है। और कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में मुंह पूरा नहीं फैलता, आधा फैलता है, तो उनको हम कहते हैं, अभी लिखना नहीं, अभी लिखा देंगे इसको, अर्ध विपरीत। अर्ध का मतलब आधा। अर्ध विपरीत वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह आधा फैलता है। तो अब जरा उच्चारण करके देखो कौन कौन से अर्ध विपरीत होंगे। एक तो होता छोटा, इसमें आधा फैलता है भाई, छोटा आ, छोटा हो गया ना। और उसी तरह अगर देखा जाए तो आए, ए में नहीं, ए में तो आप ऐसे बोल सकते ए, आए, आए में फैलता है, तो आए होता है और औ होता है। तो अ, आए, औ, ये तीनों अर्ध विपरीत होते हैं। अब उसके बाद समृद्ध जो होता है, समृद्ध का मतलब होता है न फैलना, यानी मुंह जिसमें ना फैले। तो समृद्ध स्वर कौन कौन से होंगे? छोटी ई, देखो ई, दांत पे दांत रख के बोल सकते हो ई, मुंह फैलने की कोई जरूरत नहीं है ना, ई। और इसी तरह बड़ी ई, इसी तरह ऊ, दांत जो को हम जोड़े हैं एकदम ऊ, ये भी समृद्ध होंगे। और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये अर्ध समृद्ध होंगे। और जरा री को बोल के देखें, री, इसमें भी दांत जोड़ सकते, मुंह फैलाने की जरूरत नहीं होती, यानी री, ये समृद्ध होंगे। और एक और होता है अर्ध समृद्ध। अब अर्ध समृद्ध तो आप बिना कुछ किए निकाल सकते से, जो जो बचे हैं वो अर्ध समृद्ध होंगे। कौन कौन बचा है? ए और ओ, ये उच्चारण नहीं फैलता है वो समृद्ध। जिनके उच्चारण मुंह कम फैलता है, यानी कि मुंह फैलता नहीं, जैसे ए, दांत पे दांत रख के ए नहीं बोल सकते हो आप, ए बोल सकते हो लेकिन उतना आपको बोलने के लिए ए बोलना पड़ेगा। और ओ, ये दोनों अर्ध समृद्ध। जिनके उच्चारण में मुंह खूब फैले, जितना फैला सकते हो वो विपरीत, और जिनके उच्चारण में आधा फैले वो अर्ध विपरीत होंगे। शायद समझ में आ गया होगा। लिखना बहादुरी नहीं है, समझ लेंगे अगर। जैसे पश्चिम मध्य अग्र में क्या समझना है? छोटा आ मध्य स्वर, छोटा आ मध्य स्वर, बाकी ऊपर वाली लाइन के ई और ए वाले अग्र स्वर, बाकी बच्चे पश्च स्वर। माइंड सेट करना है। तो आ विपरीत और अ, आए, औ, अ, आए, औ, जिसमें मुंह फैल रहा है वो अर्ध विपरीत। समृद्ध में आ जाओ, ई उ री, जो बचे हैं ऊपर वाली लाइन के ई उ री, ये हो जाएंगे समृद्ध। और अर्ध समृद्ध नीचे वाली लाइन में ए और ओ होंगे। तो शायद इसको समझ में आया होगा। इसको लिख लिया जाए पहले। बोले बोले भाई, यस सर। लिखिए। स्वरों का वर्ग, स्वरों लिख लो ऐसे, मुंह के फैलने के आधार पर, मुंह के फैलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। स्वरों को सर एक बार फिर से बोल दीजिए। मुंह के फैलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। विपरीत, ये लिखा हुआ है
चाहे ऐसे ही आप नीचे लिख सकते हो। विपरीत आगे कौन होता है, अर्ध, समझ गए ही हैं आप, अर्ध विपरीत, समृत, अर्ध समृत, ऐसे ही आप नोट कर लो, जैसे बोर्ड पर लिखा है ऐसे नोट कर लो। हो गया, हो गया भाई। भैया एक मिनट रुकिए। यस सर। बताओ भाई, मिटाएं? जी भैया मिटाइए। यस सर। इसके बाद कल के टेस्ट में तीसरा सवाल एक हमें दिख रहा है, पूछ रहा था ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या माना गया है? ओ और औ का उच्चारण स्थान, पहला ऑप्शन था कंठोष्ठ, दूसरा मूर्धा, तीसरा दंतोष्ठ, चौथा तालु। तो हमने शायद उच्चारण स्थान के आधार पर भी वर्गीकरण नहीं कराया है, कराया है, नहीं कराया है। उच्चारण स्थान के आधार पर ये जो स्वर होते हैं आ ई, हमने कहा था कि आपको मैं 2-3 चीजें छूट रही हूँ बाद में लिखाएंगे, क्योंकि अब समझ में आ रहा होगा, उस समय अगर पांचों आधार चारों एक साथ लिखा देते तो आपस में मिक्स हो जाता। ए ऐ ओ औ, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है, ये जो आ और आ है ये कंठ स्वर कहलाते हैं। अभी लिखना नहीं, हम लिखा देंगे, कंठ स्वर कहलाते हैं। ई और ई जो है तालव्य स्वर होते हैं, और ऊ जो ऊ है, आप देख रहे हैं ऊ बोलने में होठ की जरूरत पड़ती है, ये ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। री जो है ये मूर्धन्य कहलाता है, मूर्धन्य। अब बात आई ए ऐ ओ औ की, तो आप जानते हैं संयुक्त स्वर हैं। ए किससे किससे मिलकर बनता है? ए बनता है आ और ई से बनता है ना, तो आ क्या है और ई क्या है? तो ये जो ए है ये कहलाएगा कंठ तालव्य, ये होगा। और इसी तरह ऐ भी कंठ तालव्य ही होता है, यानी ए ऐ एक साथ लिख लेते हैं, ए और ऐ कंठ तालव्य होता है। ओ अगर देखें तो किसका बनता है? आ और ऊ से। आ होता है कंठ और ऊ होता ओष्ठ। तो जो ओ होगा और औ होगा ये कहलाएगा कंठोष्ठ। ये यही आपसे पूछ रहा था कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठोष्ठ लिखा था, यानी पहला ऑप्शन था कंठोष्ठ। तो शायद इसको भी आप नोट कर लें, लिखा नहीं था नहीं, नोट कर लो इसको भी। भैया रणवीर का थोड़ा माइक बंद करा दीजिए, आवाज कट कट के आ रही है। रणवीर बेटा माइक बंद कर लो। ऑफ तो है सर। अरे और बेटा कैसे इसमें बंद करें? हमारे में पता नहीं क्या हो गया, हमारे में भी शो कर रहा है, तुम्हारे लीड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? रीड निकाल दो तो माइक बंद हो जाएगा आपका, समझे रणवीर? अरे भाई साहब हम का बंद कर लो बेटा, बंद कर लो, बंद करो, बंद करो।
थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल है ना, तो थोड़ा सा अगर आप लोग कुछ भी हल्का फुल्का भी हल्के से लेंगे तो क्लास में नहीं चल पाएगी। थोड़ा सीरियस सबको रहना है। हमारे मोबाइल पर भी शो कर रहा है, रणबीर का मोबाइल ऑन है, वो माइक ऑन है, लेकिन वो बंद किए हैं। ये टेक्निकल बात होगी, पड़ा रहने दो। इसीलिए सबको ये दिख रहा होगा उनका माइक ऑन है, इसीलिए कह रहे हैं, बाकी वो ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कर लो। मिटा दे भाई। यस सर। इसमें आपको याद रखना है केवल ऊपर वाली लाइन का, यानी आ कंठ, ई तालव्य, और उ तो याद ही है, ओष्ठ और री मूर्धन्य। इससे नीचे वाले हो जाते हैं। जैसे कल के टेस्ट में 9 नंबर सवाल था, ए तथा ए लिखा था, ए तथा ए का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन था कंठ तालु, दूसरा मूर्धा, तीसरा ओष्ठ, चौथा नासिका। तो अगर आपको जरा सा भी मालूम है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक उच्चारण स्थान हो नहीं सकता, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो कंठ और तालु होगा, क्योंकि आ और ई से बनता है। तो इस तरह से ये सवाल हो जाएंगे। अब एक सवाल इसमें जो कठिन है थोड़ा, जो हमने नहीं बताया था, उनकी बात कर लेते हैं। पूछा गया था स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, तो हमने लिखाया है आपको। पहला ऑप्शन था संयुक्त स्वर, दूसरा है ऊष्म व्यंजन, तीसरा ऑप्शन स्वर, चौथा था 5 वर्गों में आने वाले वर्ण। तो 5 वर्गों में आने वाले वर्ण मैंने लिखाया है। 25 वर्ण जो होते हैं वो संयुक्त वर्ण होते हैं। उसके बाद एक सवाल जो 10 नंबर सवाल था, इसको ध्यान देना है। पूछ रहा था आधुनिक व्याकरण में बा वर्ण, बा को पूछा गया था, बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है, यानी इसमें कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या होता है। तो बा को आप क्या क्या जानते हो बताओ। पहले तो ये व्यंजन है ही, है ना, ओष्ठ व्यंजन है ना, ओष्ठ व्यंजन है भाई, ये एक आधार पर ओष्ठ है। उसके बाद फिर ये स्पर्शी के अंतर्गत भी आता है, का से मातक में, तो स्पर्श व्यंजन भी है ये, है कि नहीं। और उसके बाद आप जानते हो ये अल्प प्राण महाप्राण में भी कुछ होगा, तो पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है, तो ये अल्प प्राण होगा। देखो बाकी कितनी चीजें हैं, अल्प प्राण भी होगा। और उसके बाद फिर घोष अघोष में भी कुछ होगा, ये पा फा बा, पहला और दूसरा अघोष है ये, इसलिए ये सघोष, सघोष या घोष। और उसके बाद आपको मालूम है अनुनासिक अंगा इया अड़ा नामा होते हैं, ये अनुनासिक होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं, नासिक के होते हैं। तो ये अनुनासिक तो है नहीं, तो ये निरानुनासिक है। यानी आपको ये चीज मैंने नहीं बताई है कि अंगा इया अड़ा नामा, ये 5 जो है अनुनासिक, यानी उनकी जगह पे लगाए जाते हैं, तो ये होते हैं। बाकी जितने हैं उनको हम अनुनासिक नहीं बल्कि निरानुनासिक कहते हैं, यानी ये निरानुनासिक भी है। यही ऑप्शन था उसमें, इसमें 10 नंबर सवाल में कि बा क्या है, ओष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, सघोष, निरानुनासिक, यानी सभी आधारों पर। यही एक पूरा ऑप्शन था, टेस्ट आपने देखा होगा। और जो लोग टेस्ट नहीं दिए वो तो खैर बहुत अच्छे है ही। समझ में आई बात। तो इसी तरह हम आपको एक और अक्षर देते हैं,
उसके आप इसी तरह सब आधार पर बताओ क्या क्या होगा। आपको बताना है था जो है वो क्या क्या है, उसी मैंने बताया। सबसे पहले क्या है, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत में से ढूंढो, और उसके बाद इसको आप बता देंगे, सब सही हो जाएगा। प्रयास करो जल्दी से, हम भी लिखाते हैं अभी। था क्या क्या है, भैया दंत व्यंजन है। पूरा बताओ सब कुछ। दंत तो है ही है, घोष अघोष में क्या है, अल्प प्राण महाप्राण में क्या है, अनुनासिक है कि निरानुनासिक है, या स्पर्शी है कि संघर्षी है कि उष्मी है कि अंतस्थ है, ये सब चीजें बताने, क्योंकि सभी आधारों पर बताना है। बताना नहीं बल्कि कॉपी में लिखो अपने, हम भी अभी लिखेंगे तो मैच कर लेना, मिला लेना। माइक बंद करो, ध्यान दो। सबसे पहले धा जो है, ता था दाधा में आता है तो दंत है, सबसे पहला आधार दंत। उसके बाद ये स्पर्शी व्यंजन है कि नहीं। उसके बाद फिर आ जाओ ये अल्प प्राण महाप्राण में क्या है, ता था दा धा प्राण, यानी ये महाप्राण है। उसके बाद घोष अघोष में आ जाओ, पहला दूसरा अघोष, बाकी सब। माइक बंद कर लो, कुछ कहना है क्या। आप माइक को ही भूल जाते हो, क्लास डिस्टर्ब होती है। फिर उसके बाद सघोष, ये बहुत इजी सवाल नहीं है, बहुत मेहनत के बाद ये सवाल आप कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो क्लास कहीं छूटा होगा उनका। सघोष हो गया, और उसके बाद हमने कहा अनुनासिक केवल अंगा या अड़ा नामा होते हैं, तो उसमें नहीं है, तो ये होगा निरनुनासिक। कितने टाइप से ये था का वर्गीकरण कर सकते हैं, ध्यान से अगर आपने देखा होगा, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो पे में आएगा तो कर भी लेंगे। हाँ बोले, कोई कुछ बोलना चाह रहा है। चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक सवाल था, एक चीज समझ लें। जैसे लिखा है कमल, अगर पूछा जाए कमल कैसा शब्द है, ऑप्शन में आ जाए अकारांत, इकारांत, आकारांत, और कुछ आगे रिकारांत, कुछ भी हो, तो आपको ये समझना है कमल वो आकार है, यानी जिस अंत में स्वर होता है, जैसे इसमें अंत में छोटा आ, तो ये होगा आकारांत। अगर यही लिखा होता कमला तो आकारांत होता, अगर लिखा होता कमली इकारांत होता, अगर मान लिया ये शब्द लिखा है मातृ, तो लास्ट में क्या है इसमें री, तो ये हो जाता रिकारांत। यानी कि जो भी लास्ट में स्वर होता है उसी का आकार अंत कहते हैं। इसी में सवाल था आपका 30 नंबर कि जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं। पहला था अकारांत, इकारांत, उकारांत, तो एक इकारांत शब्द था वो सही होगा। अगला एक और था जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो एक ऑप्शन था रिकारांत, वही रिकारांत होगा। उसके बाद फिर
और सवाल कौन सा बताना देख लेते हैं एक बार, हम समझ जाएंगे क्या बताना है। जो हमने नहीं बताया होगा वही गलत हुआ होगा, और तो लगभग सभी चीजें हम बता दिए थे। हाँ, एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 49, जिन भाषा में वे ध्वनियां, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती। तो हमने आपको एक लाइन लिखाई है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन व्यंजन था, वही आंसर होगा। अगला है, अगला कौन सा बताना है, हमने अपने हिसाब से लगभग बता दिया है। अब कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओगे। तो इस तरह से कल का जो टेस्ट था उसके सवाल हमने बता दिए हैं, और अब से जब टेस्ट हुआ करे तो आपको जब सवाल देखते हो तो आपको एहसास हो जाता है ये सवाल हमारी औकात से है कि औकात से बाहर। अगर रेंज से बाहर है, रेंज का औकात कहा थे, रेंज से बाहर हो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको आप कॉपी में नोट कर लो, इस समय आप पूछ लो, तो वो कंफ्यूजन भी दूर होगी। और वो सवाल, हाँ, जो चैप्टर पढ़ा है उसका, अगर कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो उसको फिर राम भरोसे आप तुक्का लगाओ या छोड़ दो। चैप्टर जो पढ़ा है उसका ना गलत होना चाहिए। अब बताएं आप लोग आगे बढ़े या कुछ और पूछना चाह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 था, का लिखा था, का लिखा था, जा लिखा था और फा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8, और सब में नीचे नुक्ता लगा था। सब में अगर आप देखें तो नीचे पॉइंट लगा था, शायद आप उस पर ना देखे हो, लगा है। तो ये पूछा गया ध्वनियां किसकी हैं, यानी कौन सी भाषा की हैं। हमने आपको बताया है कि नवीन विकसित ध्वनि जो होती है उसमें दो भाषाओं से मिलकर बनता है, उसमें नीचे नुक्ता लगता है, ऐसा मैंने बताया है ड़ा और ढा में। तो इसमें भी आप देखो सब में नीचे नुक्ता लगा है ना। हम आपको बता दें हिंदी में केवल दो बिंदी होती हैं, एक ऊपर लगती है, एक सामने लगती है। नीचे लगने वाली हिंदी में कोई बिंदी नहीं होती। ये नीचे बिंदी लगती है, ये नुक्ता है, जो कि क्या कहते हैं उर्दू भाषा का है। तो अब इसमें एक भाषा तो हो नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन इसमें था संस्कृत, सवाल ही नहीं उठता। दूसरा था गुजराती, गुजराती भी नहीं है। चौथा ऑप्शन था दक्षिण भाषाओं की, ऐसा भी नहीं है। एक ऑप्शन था अरबी फारसी। तो ये ध्वनियां जो है अरबी फारसी तुर्की सब एक जैसे लगभग इस्लाम धर्म में होता है। हाँ, वो आंसर होगा जिसमें दो मिले होंगे, तो इसमें अरबी फारसी होगा। और कोई सवाल आपको पूछना है? 43 नंबर। 43 देख लो भाई, लिखा है हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं। हल लिखा है, हल ऐसे, हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, हल जो होता है, हल में ही जब अंत जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हलंत, यानी जब हल अंत में लगता है तो उसे हलंत कहते हैं। ये जो आप ऐसे लगाते हो नीचे, हालांकि आप लोग ऐसे ही लगाते हो केवल जैसे मैंने लगाया है, लेकिन ये शुद्ध है ये, तो इसको हलंत कहा जाता है। इसमें कह रहा हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं, तो हल जो होता है वो व्यंजनों को कहते हैं। जो लोग संस्कृत भाषा पढ़े होंगे थोड़ा बहुत उनको मालूम होगा, अच और हल, तो हल जो है व्यंजनों को कहा जाता है। तो अंतर्गत कैसे वर्ण आते, व्यंजन आएंगे इसमें। और कोई? और कोई सवाल तो नहीं किसी को पूछना? चलो यही कह दो नहीं पूछना है। कुछ तो नहीं रिप्लाई दे पूछना दो। सर। नहीं पूछना भैया। वेरी गुड। तो फिर हम आगे बढ़े।
60 सवाल एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। एक सवाल लिखो सब लोग, निम्नलिखित में से, देखना नहीं पीछे, अभी जहां लिखा था वो मत देखिएगा कॉपी में, तुमका कसम है अगर देखो बिना देखे करना। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, कसम चढ़ी है वे समझ लियो। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पहला ऑप्शन है बड़ा आ, बोलना नहीं कोई, जब हम कहें तब बोलिएगा, दिमाग पे जोर डालना। छोटा आ, ए और ऐ। आपको बताना इसमें कौन सा पश्च स्वर है, दिमाग पे जोर डालो। बोलना नहीं, बोलना नहीं, माइक बंद रखो। और अग्र, पश्च और मध्य पूरे दिमाग में लाओ। बल्कि बहादुर तो वो होगा जो तुरंत फिर लिख लेगा मध्य स्वर कौन सा है, अग्र कौन कौन से, पश्च कौन कौन। लिख डालो एक बार, लिख डालो जल्दी से बिना देखे। शाबाश, वेरी गुड। देखो परी नहीं लिख रही हैं, परी। लिख गया होगा जिसका लिखना था। देखो अग्र, पश्च, मध्य में सबसे पहले मध्य याद रखना होता है। मध्य होता है कौन सा, छोटा आ। उसके बाद आप अग्र याद कर लो। अग्र जो होते हैं वो ऊपर वाली लाइन के होते हैं, दो, ई और ई, और जिसमें ई मिला होता है आ और ई वाले वो भी होते हैं, यानी ए और ऐ। ये होते हैं अग्र। और पश्च होते हैं जौन बचे हैं सब, बड़ा आ, ओ, आओ, ऋषि। री को हटा दो, री भले ना आवे, इतने होते हैं। तो इसमें सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। तो आ ये तो है नहीं, ये क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये मध्य स्वर है। वेरी गुड। ये क्यों नहीं है, क्योंकि अग्र स्वर है, और ये भी क्या है, अग्र स्वर है। तो बचा है बड़ा आ, ये होता है पश्च स्वर। इसी तरह आपको जब पूरा क्लियर रहेगा तब आप कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। अगला है अघोष वर्ण निम्न में से कौन सा है अघोष। अघोष बताना है, बोलना नहीं, लिख लो, सवाल लिखो। अघोष वर्ण, अब अघोष सुनते ही मन में विचार आ जाना चाहिए कौन कौन से अघोष होते हैं। लिखो अघोष वर्ण निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है न, दूसरा ऑप्शन है जा, तीसरा ऑप्शन है हा, चौथा ऑप्शन है सा। अघोष बताना है, बोलना नहीं कोई। कोई बिना कॉपी में देखे बता सकता है अघोष कौन कौन से होते हैं, बोले। सा सा सा। पूरे बताओ। पहला, दूसरा, तीनों सा। वेरी गुड। ये कौन बोला, वेरी गुड, सर बहुत सही आंसर है। देखो जिस तरह बताएं उस तरह बताओ। केवल अघोष सघोष में ये केवल डायलॉग याद रखना है, पहला दूसरा तीनों सा, ये है तो अघोष, बाकी सब सघोष। तो देखा जाए तो ये तो न अघोष है नहीं, पहला दूसरा तो है नहीं, पहला दूसरा ये भी नहीं है, तीसरा है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो सा जो होगा, ये तीनों सा जो होते हैं अघोष होते हैं।
तो इस तरह से अब वर्णमाला से आप सवाल गलत नहीं होगा। सर हाँ सर सघोष में पूरे स्वर भी आते हैं क्या? और का जितना बचा सब कुछ तो आज अब किसी को अगर कोई सवाल पूछना तो पूछ लो, नहीं तो आज सैटरडे वैसे भी था, हम आपके सवाल बताएंगे और हम 2 मिनट रेस्ट करेंगे रीजनिंग के लिए। अगर रीजनिंग में भी कोई सवाल आपको टेस्ट से पूछना है तो उसको इसी बीच आप तैयार कर ले कॉपी पे। अगर आप सवाल पूछेंगे तो हम बताएंगे, नहीं तो हम तो मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद।